कि स्ट्रेस क्या होता है, कितने टाइप का स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन क्या होते हैं, कितने टाइप के स्ट्रेन होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हुक्स लॉ। हुक ने ये बताया था, रॉबर्ट हुक ने बताया था हमें कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, एक्चुअली उस टाइम पे उन्होंने टर्म स्ट्रेस और स्ट्रेन का यूज नहीं करा था। मैं बताता हूँ अभी क्या टर्म का यूज करा था। समझते हैं सबसे पहले हुक्स लॉ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हुक्स लॉ क्या कहता है उसको समझना। हुक ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, सबसे पहले मुझसे समझते हैं, फिर हुक के लॉ को समझेंगे, फिर इसमें क्या करेक्शन हुआ उस चीज को समझेंगे। उन्होंने क्या करा, एक वायर लिया, यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट से उसको सस्पेंड कर दिया गया। वायर में एक तरीके से वेट हम रख सकें, इसको सस्पेंड कर सके वेट के थ्रू, ऐसा अरेंजमेंट किया। और यहाँ पर एक पॉइंटर की व्यवस्था कर दी। पॉइंटर के आगे उन्होंने क्या करा, एक स्केल लगा दी। अब स्केल लगा दी, यहाँ पर कुछ कुछ वैल्यू लिखी हुई थी, 0 1, यहाँ पर 2 3 4 ऐसे, फिर इसमें भी इंटरनल डिविजन्स होंगे कुछ इस तरह से हम देख लेते हैं। कुछ की स्केल बनाई थी उन्होंने, ठीक। अब क्या करा उन्होंने, यहाँ पर कुछ वेट रखना स्टार्ट करा, तो ये पाया कि ये जो पॉइंटर है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, स्लाइड कर जाता है। वो क्या हुआ, क्योंकि इस वायर के अंदर थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन हुआ है, वायर थोड़ा बहुत स्ट्रेच हो गया था। और उन्होंने ऑब्जर्व करा जैसे जैसे वो वेट यहाँ पर इंक्रीज करते जा रहे थे, ये जो इलोंगेशन है वायर के अंदर वो भी क्या हो रहा था, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था। तो ये फाइनल कंक्लूजन निकला कि जो इलोंगेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लोड अप्लाइड। लोड अप्लाइड कौन किसके प्रोपोर्शनल हुआ, elongation इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड। ये किसने बोला, रॉबर्ट हुक ने बोला अपने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही थी समझने में, तो और ज्यादा स्टडी की थॉमस यंग ने, और इसको थोड़ा सा करेक्टेड वर्जन के फॉर्म में लॉन्च किया। और क्या बोला, स्ट्रेस is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. आप यूं समझें, strain का मतलब होता है डिफॉर्मेशन से। डिफॉर्मेशन is related to strain, और जो लोड अप्लाइड है वो किससे रिलेट करता है, स्ट्रेस से। तो बात वही है, बस कहने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि हुक्स लॉ ही है, एक्चुअली है तो हुक लॉ ही, लेकिन तो प्रेजेंट किसने किया था, थॉमस यंग ने। तो क्या बोला उन्होंने कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। सीधी सी बात है, देखो जितना लोड अप्लाई करोगे उतना ही क्या होने वाला है, डिफॉर्मेशन होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, एज वी इंक्रीज द लोड, यहाँ पे डिफॉर्मेशन या एलोंगेशन है जो वायर में वो भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ये उन्होंने सिर्फ एक वायर के लिए बात कही थी, उन्होंने इसको क्या करा, जनरलाइज कर दिया कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। जितना ज्यादा आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे उतने ज्यादा उस बॉडी के अंदर क्या होने वाला है, स्ट्रेन डेवलप होने वाला है। स्ट्रेन हमने देख लिया था, तीन टाइप के थे। एक तो हमारा लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन था, और शेयर स्ट्रेन था। लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन मतलब कि लेंथ में यहाँ पे क्या होगा, वेरिएशन आएगा, जैसे कि या तो लेंथ इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। दूसरा हमने देखा कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब वॉल्यूम में वेरिएशन आ सकता है, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेस अप्लाइड टू द बॉडी। और थर्ड होता है शेयर स्ट्रेन। शेयर मतलब मैंने बताया था आपको कि अगर हम किसी बॉडी पे सरफेस के पैरेलल अगर हम फोर्स लगाएंगे, तो पैरेलल फोर्स लगाने की वजह से उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन होगा वो स्लाइड बाय स्लाइड होगा। एक स्लाइड एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगी, स्लाइड कर देंगे, मतलब कि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड कर जाएगी। तो इस तरह से जो डिफॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं शेयर स्ट्रेन। तो वही वाली बात थी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हमें रिमूव करना होता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, बिकॉज़ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमें केवल इतनी इंफॉर्मेशन देता है कि एक जो वैल्यू है वो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, लेकिन ये नहीं बताता है कि किस तरह से करेगी। मतलब कि क्या वैल्यू होनी चाहिए स्ट्रेस की, तो उससे क्या वैल्यू आ सकती है स्ट्रेन की, मतलब स्ट्रेस की किस वैल्यू पर स्ट्रेन की वैल्यू क्या आएगी, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। बस हमें ये पता है कि एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन आल्सो इंक्रीजेस, या फिर हम उल्टा करते हैं कि स्ट्रेस की वैल्यू अगर डिक्रीज करते हैं तो स्ट्रेन भी डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन कितना नहीं पता। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया E,
स्ट्रेन। इस ई क्या है, ई का नाम है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब क्या है कि उसके अंदर कितनी इलास्टिसिटी है उसको बताने के लिए जब हम एक मॉड्यूलस इस्तेमाल करें, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर हम एक ई का फॉर्मूला निकालना चाहें तो ई का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, स्ट्रेस को डिवाइड करेंगे स्ट्रेन से, तो ये होगा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब देखो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्ट्रेन जो है एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, देयरफॉर इट डू नॉट हैव एनी यूनिट एज वेल एज एनी डायमेंशन। तो जो यूनिट और डायमेंशन स्ट्रेस के होंगे वही किसके हो जाएंगे, हमारे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के। तो E हैज सेम डायमेंशन एज वेल एज यूनिट एज दैट ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस यूनिट हमने पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ली थी, यही यूनिट किसकी हो जाएगी, E के लिए हो जाएगी। इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी अगर आपको याद हो ml इनवर्स T इनवर्स स्क्वायर, हमने लास्ट लेक्चर में इसको ड्राइव किया था। तो E का डायमेंशन फॉर्मूला और ये हो जाएगी E की यूनिट, सेम एज दैट ऑफ द स्ट्रेस। तो ये रही बात किसके लिए, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से हैं, सबसे पहला तो हो जाता है हमारा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट होता है बल्क मॉड्यूलस, और तीसरा होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। एक्चुअली क्या है कि अगर आप डिलीटेड सिलेबस को देखें जो कि 21-22 के सिलेबस में है, तो केवल आपको दो ही चीजें पढ़नी है, यंग्स मॉड्यूलस एंड बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर आप आईआईटी या फिर नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सब चीजें पढ़नी होंगी, हम सारी चीजें पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, पॉइसंस रेशियो वगैरह आगे और टॉपिक आने वाले हैं। लेकिन अभी तो हम इतना ही देखते हैं यंग्स मॉड्यूलस क्या होगा, फिर उसका बल्क मॉड्यूलस क्या होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को कवर करेंगे। आप नेक्स्ट हेडिंग लिख सकते हैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, उन्होंने ये बोला कि अगर हम लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन का रेशियो निकालें तो उससे जो हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा दैट इज कॉल्ड एज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये एक्चुअली दो चीजों का रेशियो है, दो टाइप के स्ट्रेस है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब क्या है, वही फोर्स बाय एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। गामा की अगर आप वैल्यू निकालना चाहें तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, FL बाय A डेल्टा L होगा, ये हमारे पास गामा का एक फॉर्मूला आ जाता है। अगर आपको इलोंगेशन पूछा जाए तो आप क्या करें, इन दोनों को इंटरचेंज करा सकते हैं। तो इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज इक्वल टू FL अपॉन में A गामा, ये भी फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ध्यान रखना जो भी यूनिट आप L की रखो, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, वही यूनिट डेल्टा L की भी होगी। फोर्स के लिए आप जो यूनिट इस्तेमाल करोगे वो न्यूटन इस्तेमाल करना। गामा के लिए जो यूनिट होगी वो क्या होगी, इसके ऊपर डिपेंड करती है, ए के ऊपर। ए की यूनिट आप मीटर स्क्वायर में रखें तो गामा की यूनिट पास्कल में या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखना। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट यूनिट का ध्यान नहीं रखते हैं, कुछ भी वैल्यू रख देते हैं, उनका आंसर में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है और वही जो आंसर है वो ऑप्शंस में भी मिल जाता है उनको, और वैल्यू उनकी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, आंसर गलत हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, आपको यूनिट का ध्यान रखना है कि किस क्वांटिटी की यूनिट हमें क्या रखनी है, किस यूनिट में उस फिजिकल क्वांटिटी को रखना होगा ताकि हमारा आंसर सही आ जाए। तो जनरली आप यही कोशिश करें कि यहाँ पर मीटर में रखें तो यहाँ पे डेल्टा L भी मीटर में रहेगा, फोर्स न्यूटन में होगा, एरिया मीटर स्क्वायर और
और गामा की जो वैल्यू होगी वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। सब कुछ ऐसे यूनिट में होगा, काम सही चलेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो मॉडुलस हमें पढ़ना है दैट इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस के अंदर हमें क्या करना होता है, इसको के से रिप्रेजेंट करेंगे। अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन है, हम इसको के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बल्क मॉडुलस होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एक बॉडी है जिसकी लेंथ काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स अदर डायमेंशन, तो अगर हम इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो कहां पर वेरिएशन ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है लेंथ में वेरिएशन काफी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इट्स रेडियस, डायमीटर या फिर हम एरिया की बात करें तो इसमें जो स्ट्रेस कंसीडर किया जाएगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा। अगर मान लो हमारे पास कोई एक ऐसी बॉडी है जिसको 3D ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो 3D शेप जो है इसका, इसमें लेंथ विड्थ हाइट कंसीडरेबल है, मतलब कोई भी एक डायमेंशन बहुत ज्यादा नहीं है किसी दूसरे डायमेंशन से, तब हम अगर इसके अंदर फोर्स अप्लाई करेंगे सरफेस के परपेंडिकुलर, इसमें भी सरफेस के परपेंडिकुलर हो रहा था, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कंसीडर करते टाइम हमने ये बात ध्यान दी कि किसी भी एक डायमेंशन की वैल्यू काफी ज्यादा थी एज कंपेयर टू द अदर टू डायमेंशन। जब हम नॉर्मल स्ट्रेस कंसीडर करते हैं तब जो बाकी के अदर डायमेंशन होते हैं किसी भी बॉडी के वो भी क्या होते हैं, कंसीडरेबल होते हैं, तब हम उस टाइम पे नॉर्मल स्ट्रेस को लेकर आएंगे। अब जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था इससे पहले वाले के केस में, मतलब कि जब स्ट्रेस अलोंग द लेंथ डेवलप हो रही थी तो जो वेरिएशन हो रहा था, जो भी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा था वो भी अलोंग द लेंथ था, इसीलिए हमने जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को कंसीडर करा उसी टाइम पे हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को भी लेकर आए। लेकिन जब हम नॉर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस मतलब कि ऐसा कोई बॉडी है जिसके तीनों डायमेंशन लेंथ विड्थ हाइट जो है तीनों ही कंसीडरेबल है, तो इसमें अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप होगा तो ये जो स्ट्रेस है इसके वॉल्यूम में वेरिएशन करेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया आपको नॉर्मल स्ट्रेस के साथ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्यों लेकर आए? रीजन ये है क्योंकि अगर हम किसी बॉडी में ऐसे डायमेंशन है उसका जिसमें कि लेंथ विड्थ हाइट तीनों ही कंसीडरेबल है, उसमें अगर हम स्ट्रेस डेवलप करेंगे तो जो वेरिएशन आएगा वो वॉल्यूम में आएगा, इसीलिए यहाँ पर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को लिखते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस एज इट इज वही फोर्स अपॉन एरिया वही रहने वाला। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको पता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब देखना, अगर हमने किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई किया है तो ऑब्वियस सी बात है इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेल्टा वी क्या आने वाला है, नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा वी मतलब होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, इस डेल्टा वी की वैल्यू आएगी नेगेटिव। अब कोई भी जो मॉडुलस है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं, मतलब कि डेल्टा वी नेगेटिव था, उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन लगा दिया है। तो आप ये मत समझिए कि बल्क मॉडुलस नेगेटिव क्वांटिटी होती है, नहीं, उस नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने यहाँ पर किसका साइन यूज करा है, नेगेटिव का साइन यूज करा है। इसको और थोड़ा सा वेरी मॉडिफाई कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं इसको, डेल्टा वी ए, ये फॉर्मूला हो गया किसका, हमारे पास बल्क मॉडुलस का। आप अगेन अगर चाहें तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे होगा डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एफ वी अपॉन में ए के, और सॉरी नेगेटिव साइन हम यहाँ पर भूल गए थे, यहाँ पर ये नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। अगेन के की यूनिट तो वही रहने वाली जो हमारे पास यंग्स मॉडुलस की थी, या जो हमारे पास स्ट्रेस की थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। डेल्टा वी का जैसे मैंने डेल्टा एच के केस में बताया, तो वही आप डेल्टा वी के साथ भी रखें, यूनिट सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर की हो तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर की, मीटर की हो तो यहाँ पे भी मीटर की। यूनिट का स्पेशली ध्यान रखना आपको क्या रखनी है, उसके बाद फिर हम इसको और न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम भी देख लेंगे कैसे करना है। तो आज इस वीडियो के अंदर केवल इतना ही है, इसके बाद वाले वीडियो के अंदर हम समझेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, फिर इसके बाद समझेंगे पॉइसंस रेशियो, फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल हमको प्रैक्टिस करनी, नीट के न्यूमेरिकल भी करेंगे हम, एम्स के भी करेंगे, उसके बाद जेईई मेंस एडवांस सभी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले जो भी प्रीवियस एग्जाम के अंदर आ चुके हैं।